हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 10th क्लास सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का ये। और इस लेक्चर में हम लोग जो है सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले हैं बेल्जियम के बारे में, और बेल्जियम की क्या प्रॉब्लम्स थी और किस तरह से उन लोगों ने उसको हैंडल किया, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए सबसे पहले स्टोरी ऑफ बेल्जियम के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यूरोप का बहुत ही छोटा कंट्री है बेल्जियम। कैपिटल है इसकी ब्रसल्स, और एरिया में ये इंडिया का जो स्टेट है हरियाणा, उससे भी छोटा है। ठीक है, इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन है यहाँ पर। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा का पॉपुलेशन का हाफ। ठीक है, इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। 4 कंट्रीज़ के साथ इसकी बॉर्डर लगती है, जिसमें से जो कंट्रीज़ हैं फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग से। ठीक है, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लैमिश रीजन। लगभग 59% पॉपुलेशन जो कंट्री की है वो रहती है यहाँ के फ्लैमिश रीजन में, और स्पीक करती है डच लैंग्वेज। यानी कि 59% पॉपुलेशन अगर बात की जाए बेल्जियम की, तो वो डच लोग हैं। ठीक है, अनदर 40% पीपल लिव इन वैलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। 40% लोग जो हैं वो रहते हैं वैलोनिया में, और उनकी जो लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। ठीक है, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। लगभग 1% बेल्जियन लोग जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। एंड इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। अब यहाँ पे अगर बात की जाए ब्रसल्स की, तो सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। जहाँ पर हमने बात की कि पूरी कंट्री के अंदर 59% लोग जो हैं यहाँ पर डच हैं, एंड 41% लोग जो है वो अदर्स हैं, यानी कि फ्रेंच, और 1% जर्मन अपन ने बात की अभी। लेकिन जो ब्रसल्स है, जो कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ पर 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच हैं, और 20% डच लोग यहाँ पर रहते हैं। यानी कि कंट्री में रेशियो जो है वो डिफरेंट है, और कैपिटल में जो रेशियो है वो डिफरेंट है। कंट्री में डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, जबकि जो कैपिटल है वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इसको एक बार हम मैप से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैप देखते हैं इसका। अब देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर मैप रिप्रेजेंट किया है बेल्जियम का। यहाँ पर 2 रीजन्स आप देख रहे होंगे, ग्रीन कलर से और पर्पल कलर से शो किए हैं, फ्लैमिश रीजन और वैलोनिया रीजन। सबसे पहले देखिए, जो वैलोनिया रीजन आप देख रहे हैं, उसकी जो बॉर्डर है वो फ्रांस से लगती है। ठीक है, और अब इसकी बॉर्डर फ्रांस से लगती है, इसलिए इसके ऊपर फ्रांस का जो इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा है, देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग बहुत ही ज़्यादा हैं। सिमिलरली जो फ्लैमिश रीजन है, उसको अगर देखें तो उसकी बॉर्डर यहाँ पे लगती है नीदरलैंड से, और बिकॉज बॉर्डर जो है वो लग रही है नीदरलैंड से, इसलिए इस पार्ट के ऊपर नीदरलैंड का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से ही यहाँ पर डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, जबकि वैलोनिया में फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं। इसी तरह से जो पार्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, ये पार्ट जर्मनी के साथ बॉर्डर बनाता है, और इस पार्ट में आपको जो है वो जर्मन स्पीकिंग लोग देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने आपको मैप से रिप्रेजेंट किया कि किस तरह से वेरियस रीजन्स जो जिन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाते हैं, उन कंट्रीज़ का इफ़ेक्ट उन एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, और वहाँ पर उसी तरह की लैंग्वेज बोलना लोग रहते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें आप ध्यान से, तो सेंटर में जो ये ऑरेंज पार्ट यहाँ पर है, ये ब्रसल्स है। ब्रसल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है, और ये कैपिटल भी जो है वो फ्लैमिश रीजन के अंदर में आती है। लेकिन इस कैपिटल में जो सिनेरियो है, जो रेशियो है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। कैपिटल में बताया मैंने आपको कि यहाँ पर लगभग 80% लोग जो हैं वो कौन हैं, फ्रेंच हैं, और लगभग 20% लोग जो हैं वो यहाँ पर डच हैं। तो यहाँ पर जो रेशियो है बिल्कुल रिवर्स है। तो यही एक रीज़न था सबसे बड़ा, जिसकी वजह से बेल्जियम में डिस्प्यूट जो पैदा हुआ। अब देखिए यहाँ पे रीजंस ऑफ टेंशंस इन बेल्जियम। बेल्जियम में तनाव का कारण क्या था। सबसे पहला, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। हालांकि यहाँ कंट्री में ओनली 40% जो है वो फ्रेंच लोग हैं, और ब्रसल्स में 80% फ्रेंच लोग हैं, लेकिन फ्रेंच लोग जो है वो कंपेरेटिवली पावरफुल हैं और रिच हैं।
वो लोग वेल एजुकेटेड हैं। डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of economic development and education much later। जो यहाँ के डच लोग हैं वो लोग इतने डेवलप्ड नहीं हैं, पहली बात, क्योंकि उन लोगों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है काफ़ी लेट आया। उसके अलावा एजुकेशन का एक्सेस भी उन लोगों को तक नहीं था, इस वजह से वो लोग ज़्यादा लिटरेट नहीं हो पाए और एजुकेशन का एक्सेस उन लोगों तक बहुत ही लेट पहुंचा। तो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए फ्रेंच लोगों के कंपेरिजन में वो इतने रिच और इतने पावरफुल यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कंट्री में जो है वो ज़्यादा है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट देखिए, Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but minority in capital. डच लोग कंट्री में तो मेजोरिटी हैं, लेकिन माइनॉरिटी कहाँ पर जाते हैं? कैपिटल के अंदर। ब्रसल्स में मैंने बात की कि ब्रसल्स में डच लोग ओनली कितने हैं? 20% है, जबकि ओवरऑल कंट्री में वो 59% है। यानी कंट्री में मेजोरिटी होने के बावजूद जो कैपिटल है वहाँ पर डच लोग माइनॉरिटी हैं और फ्रेंच लोग वहाँ पर मेजोरिटी है, यानी कि रेशियो बिल्कुल ही रिवर्स है। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। और ये तीन यहाँ पर मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से 1950s एंड 60s के दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी बेल्जियम में। अब देखिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सके। अगर बेल्जियम में प्रॉब्लम पैदा हुई है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश भी की गई होगी और उसे सॉल्व भी किया गया होगा। तो अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम के लोगों ने किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो देखते हैं। बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, लगभग 4 बार उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर, ताकि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार कर सके जहाँ सब लोग जो है वो आराम से सेम कंट्री में शांति से पीसफुली रह सकें। इट वॉज़ वेरी इनोवेटिव अरेंजमेंट एंड इट इज़ कॉल्ड बेल्जियम मॉडल। फाइनली उन्होंने एक रिज़ल्ट निकाला और जो रिज़ल्ट उनका था वो कहलाया बेल्जियन मॉडल। और बेल्जियन मॉडल के जो मेन पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, Constitution prescribes that number of Dutch and French speaking minister shall be equal in central government। सबसे पहले यह तय किया गया कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच दोनों ही कम्युनिटी के इक्वल मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे, यानी कि दोनों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर 100 मिनिस्टर्स आप बनाते हो तो 50 डच कम्युनिटी के होंगे और 50 जो है वो फ्रेंच कम्युनिटी के होंगे। सेकेंड पॉइंट, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलैटरली। ये डिसाइड किया गया कि जितने भी मेजोरिटी डिसीजंस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लॉज हैं, उन इम्पोर्टेंट लॉज में हर कम्युनिटी की जो है वो सहमति यहाँ पर ज़रूरी होगी। कोई भी एक कम्युनिटी अपने बेसिस पे कोई बड़ा डिसीजन यहाँ पर नहीं ले सकती। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। थर्ड पॉइंट देखिए, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। बेसिकली बनाया गया कि जो फ्लैमिश रीजन है और जो वेलोनिया रीजन्स हैं वहाँ पर सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश की गई और उन स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारी पावर दी गई। ठीक है, ताकि वो अपने अपने एरिया को अच्छे से मैनेज कर सकें। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या हम कह सकते हैं कि सब ऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, मतलब कि वो अपने ओन डिसीजंस अपने बेसिस पे ले सकती है, अपने रीजन के डेवलपमेंट के लिए, अपने एरिया के लोगों के लिए कुछ डिसीजन वो खुद ले सकती है। उन डिसीजंस को लेने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इन गवर्नमेंट्स के अलावा जो ब्रसेल्स है, जो कैपिटल है, वहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट जो है बनाई गई और ब्रसेल्स में भी दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। द फ्रेंच स्पीकिंग accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted
इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ब्रसल्स में 80% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी फ्रेंच लोगों ने ब्रसल्स में पावर को डच लोगों के साथ शेयर करना एक्सेप्ट कर लिया। 80% फ्रेंच लोग होने के बावजूद उन्होंने यह एक्सेप्ट कर लिया कि वो 50% पावर शेयर करेंगे विथ डच पीपल। ये क्यों किया उन लोगों ने? क्योंकि कंट्री में 59% होने के बावजूद भी डच लोगों ने 50% रिप्रेजेंटेशन फ्रेंच लोगों को देना एक्सेप्ट कर लिया था। अब बिकॉज डच लोगों ने कंट्री में एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए फ्रेंच लोगों ने भी कैपिटल में पावर शेयरिंग करना एक्सेप्ट कर लिया। ओके, apart from the central and state government, there is a third kind of government. The community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German, no matter where they live. This government has power regarding cultural, education and language related issue. अब इन दो गवर्नमेंट्स के अलावा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और तीसरी टाइप की गवर्नमेंट यहाँ फॉर्म की है। वो तीसरी गवर्नमेंट कहलाती है यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के लिए काम करती है। मतलब फॉर एग्जांपल डच लोगों के लिए डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी और उसका काम क्या होगा? वो काम होगा कि डच लोगों का जो कल्चर है, एजुकेशन है, लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करना। सिमिलरली जो फ्रेंच लोग हैं उनके लिए फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, जो जर्मन लोग हैं उनके लिए जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। तो इस तरह से एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट यहाँ पर जो है वो बनाई गई ताकि हर टाइप की जो कम्युनिटी है उनके कल्चर को, एजुकेशन को और लैंग्वेज के इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व यहाँ पे किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, डिड यू फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड? क्या आपको लगता है कि बेल्जियम ने जो अपने यहाँ मॉडल बनाया है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है? इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद भी तीन तरह की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट होना, फिर उनको मैनेज भी करना, क्या ये बहुत ही टिपिकल सिस्टम नहीं हो गया? इट इज़ इंडीड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, वास्तव में अगर देखा जाए तो जो ये सिस्टम इन्होंने बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इवन जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है इसको मैनेज करना वहाँ पर। बट दिस अरेंजमेंट वर्कड वेल सो फार। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में जो तनाव का माहौल था, जो टेंशन्स थी, अगर वो ख़त्म हो जाती है और लोग पीसफुली आराम से वहाँ पर रह पा रहे हैं, तो ये जो है वो मॉडल बेस्ट यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, they have to avoid civic strife between two major communities and possible division of country on linguistic lines। इस मॉडल की वजह से न सिर्फ जो कंट्रीज़ के बीच का तनाव ख़त्म हुआ, टेंशन्स ख़त्म हुई, बल्कि कंट्री का बंटवारा, कंट्री का डिवीज़न होने की जो पॉसिबिलिटी थी उसको भी इसने यहाँ पर रोका। अगर ये मॉडल यहाँ पर नहीं बनाया जाता तो हो सकता है कि बेल्जियम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता, बेल्जियम का डिवीज़न हो जाता लैंग्वेज बेसिस के ऊपर। लेकिन इस मॉडल की वजह से इस चीज़ को रोकने में हेल्प मिली। इसके अलावा when many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter। आपको पता हो तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ब्रसेल्स में है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखिए बेल्जियम में प्रॉब्लम्स अराइज हुई और बेल्जियम के लोगों ने जो है वो सक्सेसफुली उस प्रॉब्लम को जो है वो ना सिर्फ टैकल किया बल्कि उसको सॉल्व भी किया अच्छे से। ठीक है, और आज बेल्जियम का जो मॉडल है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर टैकल किया जा सकता है। अब सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो श्रीलंका में भी अराइज हुई। ठीक है, वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम बात करेंगे कि किस तरह से श्रीलंका में प्रॉब्लम्स जो अराइज हुई और श्रीलंका ने किस तरह से उसको हैंडल किया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।